अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, आज हम एएस लेवल का पेपर जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। पेपर है 22 मई जून 2025। और आज हम बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं इसको सॉल्व करना। स्टार्ट करते हैं बेटा इसको। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, आपसे पूछ रहा है कि डायमंड एंड ग्रेफाइट आर बोथ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मेड फ्रॉम made from carbon atoms. Graphite conducts electricity, diamond does not conduct electricity. Name the type of the lattice structure present in the crystalline solid diamond and graphite बेटा। अच्छा, आपसे पूछ रहा है कि लैटिस स्ट्रक्चर का नाम बताइए बेटा। ठीक है, तो जितने भी नॉन मेटल्स वगैरह होते हैं उनके लिए हम लोग जो है बेटा वर्ड यूज़ करते हैं मॉलिक्यूलर। याद रखिएगा ये बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसका जो आंसर होना चाहिए ये होना चाहिए जॉइंट मॉलिक्यूलर। जॉइंट मॉलिक्यूलर। जॉइंट वैसे बेटा बाकी भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं वर्ड। जॉइंट लैटिस होता है, जॉइंट मेटालिक वगैरह होता है, लेकिन वो बेटा डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम जॉइंट आयोनिक का वर्ड यूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये हमारे पास आयोनिक कंपाउंड है। ठीक हो गया। पार्ट 2, एक्सप्लेन हाउ ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो होता है बेटा उसमें एक कार्बन तीन कार्बन के साथ अटैच होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं लाइक दिस, तो हमारे पास इसमें कार्बन जो है बेटा उन्होंने तीन बॉन्ड बनाए हुए, 1 2 3। एक कार्बन तीन कार्बन के साथ बेटा अटैच है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल, वैलेंस। तो तीन बॉन्ड्स बनाने का मतलब ये हो गया बेटा कि उसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है। तो इसीलिए ग्रेफाइट में जो है कंडक्टिविटी होती है बिकॉज ऑफ फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन या डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। ग्रेफाइट हैज़ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बेटा। एक्सप्लेन वाई डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड जो है बेटा वो एक कार्बन जो है वो चार बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है, अ, इसीलिए उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहीड्रल होता है, राइट। जिसकी वजह से इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते और वो कंडक्टिविटी नहीं करता डायमंड। तो हम इसके लिए लिखेंगे कि डायमंड डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, separate samples of phosphorus 5 chloride and silicon 4 chloride are each added to an excess of cold water. Write an equation for each reaction बेटा। अच्छा, आपसे रिएक्शन पूछ रहा है फॉस्फोरस 5 क्लोराइड का एंड सिलिकन 4 क्लोराइड का विद वाटर। अगर हम फॉस्फोरस 5 क्लोराइड का रिएक्शन लिखें विद वाटर तो ये हमारे पास बेटा नॉन मेटल है, क्लोराइड है बेटा। हमने पढ़ा था कि अक्रॉस द पीरियड हमारे पास जो क्लोराइड की जो एसिडिटी होती है बेटा वो इंक्रीज होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो वो एसिडिक सॉल्यूशन फॉर्म करता है, तो ये हमारे पास बनेगा H3PO4 प्लस HCl। HCl को अगर हम ऑब्जर्वेशन में लिखते हैं बेटा तो ये हमारे पास कहलाती है स्टीमी फ्यूम्स। हम लोग HCl को लिखते हैं स्टीमी फ्यूम्स। ऑलराइट। अच्छा, इक्वेशन बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस करने के लिए बेटा अगर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर अगर हम लगा देते हैं 4, तो 4 3 ज़ा 12 हाइड्रोजन राइट साइड पे 12 हो गए। लेफ्ट साइड पर हमें लगाना पड़ेगा Cl5 है, PCl5। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं 5, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 8। तो हमारी इक्वेशन बेटा बैलेंस होगी।
अच्छा जी, सेकंड सिलिकन 4 क्लोराइड बेटा, विच इज़ ऑल्सो नॉन मेटल क्लोराइड। तो ये भी हमारे पास जो है एसिडिक सॉल्यूशन बेटा फॉर्म करेगा। ठीक है, अगर हम इसको भी वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास एक जो ऑब्जर्वेशन आती है बेटा, वो आती है वाइट प्रेसिपिटेट, क्लास में मैंने बताया था, सिलिका विच इज़ इन सॉलिड, और साथ में बनती है HCl स्टीमी फ्यूम्स बेटा। अच्छा जी, अब इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं। लेफ्ट साइड पर 4 क्लोराइड्स हैं जबकि राइट साइड पर एक क्लोराइड है, तो हमें HCl के साथ 4 लगाना पड़ेगा, राइट, और H2O के साथ हमें 2 लगाना पड़ेगा। आई थिंक कि हमारी इक्वेशन बेटा बैलेंस हो गई। ठीक है, अच्छा जी, पार्ट 2, डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ फॉस्फोरस 5 क्लोराइड एंड सिलिकॉन 4 क्लोराइड एट रूम टेम्परेचर। फॉस्फोरस 5 क्लोराइड की आपसे बेटा अपीयरेंस पूछ रहा है, अपीयरेंस। तो बेटा याद रखिएगा कि इसकी फॉस्फोरस 5 क्लोराइड की बेटा जो अपीयरेंस होती है ना, वो हमारे पास होती है वाइट सॉलिड PCl5, वाइट सॉलिड, यानी कि नॉन मेटल है, तो इसलिए हम लोग उसके बेटा वाइट सॉलिड लिखते हैं। सिलिकॉन 4 क्लोराइड की बेटा बात करेंगे, ठीक है, SiCl4, ये लिक्विड होता है बेटा, और इसमें कोई ट्रांजिशन नहीं है, तो ये कलरलेस होगा, कलरलेस लिक्विड। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 3, कंपेयर द अपीयरेंस ऑफ मिक्सचर्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड व्हेन ईच रिएक्शन इज कंप्लीट। आपसे अपीयरेंस की कंपैरिजन पूछ रहा है बेटा, ठीक है, तो हम लोग ये बेटा ऐसे बताएंगे कि हमारे पास जो है सिलिकॉन 4 क्लोराइड को हम जब रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, सिलिकॉन 4 क्लोराइड को, तो वो हमारे पास जो बेटा वाइट या वाइट प्रेसिपिटेट बना रहा है, दिस वन SiO2, ये हमारे पास सिलिकॉन से बन रहा है बेटा। ठीक है, और अगर मैं PCl5 की बेटा बात करूं तो इसके लिए हम लोग बेटा स्टीमी फ्यूम्स के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, और लिखेंगे कैसे इसको, हम इसमें लिखेंगे कि PCl5 produces colorless mixture while SiCl4 produces white precipitate या सॉलिड। ठीक हो गया। अच्छा, सम ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक, डिस्क्राइब व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म एम्फोटेरिक। बेटा एम्फोटेरिक का मतलब ये होता है कि ऐसा ऑक्साइड जो कि एसिड और अल्कली दोनों के साथ रिएक्ट करे, तो हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं कि ऑक्साइड्स विच रिएक्ट्स, oxides which reacts both acid and alkali are called amphoteric oxide. Identify the formula of period 3 ऑक्साइड दैट इज एम्फोटेरिक। बेटा पीरियड 3 के अंदर बेटा एक ही है, विच इज एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम जो है वो हमारे पास बेटा होता है एम्फोटेरिक, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे Al2O3। नेक्स्ट पार्ट डी, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट ऑक्साइड्स आर शोन इन टेबल 1.1। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका, कंप्लीट टेबल 1.1 बाय आइडेंटिफाइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन ईच ऑक्साइड्स दैट इज ब्रोकन ड्यूरिंग मेल्टिंग, यूज द एब्रीविएशन बिलो। बेटा अच्छा,
अगर इंड्यूस्ड डाइपोल होगी बेटा तो उसके लिए हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आईडी लिख सकते हैं। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बेटा बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट मैंने आपको बताया था कि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस नॉट इंटर एटॉमिक फोर्सेस बेटा। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वो होती हैं कि जो मॉलिक्यूल के दरमियान हो, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना बेटा उनके दरमियान जो होती हैं बेटा उनको हम इंटर मॉलिक्यूलर कहते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं वाटर की, मैं अगर इसको बनाता हूँ, लेट्स सी H2O, H2O, this bond is interatomic and this bond is बेटा intermolecular, because ये भी एक मॉलिक्यूल है और ये भी बेटा एक मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स होगी बेटा वो हमारे पास इंटरमॉलिकुलर फोर्स होगी, और इंटरमॉलिकुलर फोर्स जो है उसी पर बेटा डिपेंड करता है मेल्टिंग पॉइंट। याद रखिएगा ये बात। अब वाटर के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है विच इज़ इंटरमॉलिकुलर बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम यहाँ पर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस देखेंगे। ठीक है। अच्छा जी, तो अगर मैं सबसे टॉप पे बेटा हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये हमारे पास होता है सिंपल स्ट्रक्चर बेटा। ठीक है। अगर मैं वाटर की बात करूं बेटा तो वाटर का भी जो स्ट्रक्चर होता है वो भी सिंपल होता है। सिलिका का बात करें बेटा SiO2, तो ये होता है जाइंट जाइंट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह अगर मैं सोडियम ऑक्साइड और MgO की बात करूं तो दिस वन इज आयोनिक एंड दिस वन इज ऑल्सो आयोनिक, मेटल नॉन मेटल बेटा। ठीक है। अब आपसे पूछ रहे बताइए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा क्या होंगी। तो सबसे टॉप पे बेटा अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड की बेटा बात करूं तो वो हमारे पास होगी बेटा परमानेंट डाइपोल। ठीक है। परमानेंट डाइपोल फोर्सेस होंगी बेटा। डाइपोल आपके मैंने क्लास में बताया था। ठीक है। पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस को हम लोग कहते हैं। तो इसमें जो हमारे पास जो बेटा फोर्सेस होंगी वो हमारे पास होंगी परमानेंट डाइपोल, यानी कि हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे P.D। अगर मैं वाटर की बेटा बात करता हूँ तो वाटर में हमारे पास अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो बॉन्डिंग होती है वो होती है बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड। हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे HB, बल्कि उसने सिर्फ H लिखा तो हम सिर्फ H लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसी तरह बेटा अगर मैं सिलिका की बात करूं तो सिलिका में कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है। SO2 के अंदर वाटर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जबकि सिलिका के अंदर बेटा कोवेलेंट फोर्सेस हैं। अगर मैं आयोनिक की बात करूं बेटा सोडियम ऑक्साइड MgO, तो इसमें भी आयोनिक और इसमें भी आयोनिक। ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। A student suggests the following hypothesis। ठीक है। The stronger the covalent bond between atoms in non-metal oxides, नॉन मेटल ऑक्साइड की बात कर रहा है, द हायर द मेल्टिंग पॉइंट बेटा। अच्छा, आपसे कह रहा है कि क्या ये सही है जो इसने लिखा हुआ है कि क्या इंफॉर्मेशन एनफ है। ठीक है। इस तरह लिखा हुआ है ना, नॉट एनफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। आपसे पूछ रहे कि भाई ये सही है गलत है। तो ये कह रहा है कि बेटा कि आप बताइए कि हमारे पास जो है स्ट्रॉन्गर द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन एटम्स इन नॉन मेटल ऑक्साइड्स द हायर द मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा जी, अभी मैंने आपको बताया कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वगैरह जो होता है ये टोटली किस पे डिपेंडेंट होता है, ये सारा का सारा बेटा इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस के ऊपर डिपेंडेंट होता है, इंटर एटॉमिक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है। तो हाँ, तो इसमें हमारे पास जो है इन्होंने हमें एनफ इंफॉर्मेशन बेटा नहीं दी हुई। ठीक है। अब अगर जैसे जाइंट है, अगर मैं जाइंट की बात करूँ SO2 की अगर मैं बात करता हूँ तो हमें इसके लिए बेटा बॉन्ड एनर्जीज चाहिए होंगी। ठीक है। बॉन्ड एनर्जी चाहिए होंगी तब जाकर हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि नॉट एनफ इंफॉर्मेशन नॉट
enough information because melting point depends on the intermolecular forces SO2 and H2O contain इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है भाई, जबकि बाकी में हमारे पास जो है हमें क्या चाहिए होगा, हमें जो है उसमें चाहिए होगा बेटा, एटलीस्ट हमें उसमें चाहिए होगा मिनिमम जो है बॉन्ड एनर्जीज बेटा हमें रिक्वायर्ड होंगी इसमें। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं पार्ट 2। A sample of iron contains 3 different isotopes and has a relative atomic mass 55.8. Define relative atomic mass। बहुत आसान सवाल है बेटा, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि mass of an atom, mass of an atom compared with 1/12 part of कार्बन 12। ठीक है, पार्ट 2। टेबल 2.1 shows the abundances of two of the isotopes present in the sample of iron। ठीक है, use table 2.1, calculate the relative isotopic mass of the third isotope of iron in the sample, show your working। अच्छा बेटा, हमसे थर्ड आइसोटॉप का मास पूछ रहा है बेटा। अच्छा, सबसे पहली बात, हम लोग बेटा मास कैसे निकालते हैं कि हम लोग उसको परसेंटेज से बेटा मल्टीप्लाई करते हैं ना। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है थर्ड का पूछ रहा है, तो अगर मैं इन दोनों को आपस में ऐड करूं तो ये हमारे पास देखो टोटल 100 बेटा नहीं मिल रहा, नहीं बन रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको मैं ऐड करके अगर 100 से माइनस करूंगा तो जो हमारे पास बचेगा वो हमारे पास थर्ड आइसोटॉप की अबंडेंस आ जाएगी बेटा। ठीक है, उसको फिर जब मैं बेटा मास से बेटा मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास आ जाएगा मास। यानी कि मैं इसको करता हूँ सॉल्व। ये देखिए ज़रा, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, या पहले हम लोग बेटा क्या करते हैं, हम लोग परसेंटेज माइनस करके निकाल देते हैं। यानी कि परसेंटेज abundance of थर्ड आइसोटॉप इज इक्वल टू, हाँ भाई, 100 माइनस हम जो है कर सकते हैं 91.9 प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे बेटा और 100 से माइनस करेंगे तो ये आ रहा है 2.1। 2.1 आ रहा है बेटा। ठीक है, अच्छा जी, अब मुझे जो है ये मेरे पास बेटा x आ गया इसका मास, लेकिन परसेंटेज अबंडेंस मेरे पास थर्ड आइसोटॉप की आ गई 2.1। ठीक है, मास तो ऑब्वियस बात है भी x है। अच्छा जी, अब हम लोग क्या करते थे जब हम लोग निकालते थे x की वैल्यू बेटा, तो मैंने आपको सिखाया था क्लास में कि मास को हम लोग अबंडेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखें ज़रा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना कि
53.9 into 6.0 plus 55.9 इंटू 91.9 हो जाएगा, ठीक है, प्लस उसका मास x है, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी, तो ये हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई इंटू 2.1 अपॉन कर देंगे इसको, अपॉन में हमारे पास आएगा 100 और इनटू हमें जो टोटल मास दिया हुआ है 55.8 दिया हुआ है, ये रहा बेटा, ये रहा, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है 55.8 हमें मास दिया हुआ है। क्लियर? अच्छा जी, तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे, फिफ्टी 6.9 पूरे को बेटा मैंने कैलकुलेटर में डाला, 56.9 आंसर आ गया। अच्छा जी, डिड्यूस द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड सब शेल ऑफ एन आयरन टू आइन। अच्छा, आयरन टू आइन कह रहा है बेटा, आयरन टू आइन का मतलब ये हो गया कि Fe2+ कह रहा है, इसमें कह रहा है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ नीचे ही कर लेता हूँ, ठीक है। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 26। अगर मैं इसकी बेटा नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो ये हो जाएगा आर्गन, शॉर्ट है बेटा 4s2 एंड 3d, ये हो जाएगा बेटा 6, ठीक है। अब अगर मैं आयरन को लेके जा रहा हूँ 2+ में, लेट सपोज, तो दो इलेक्ट्रॉन्स बेटा कहाँ से रिमूव होने चाहिए, हम कहते हैं ना कि आउटर शेल से रिमूव होने चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो ये जो हमारे पास 2s है, ये हमारे पास सबसे आउटर शेल है बेटा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो हमारे पास इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास आर्गन एंड 3d6। अब आपसे उसने कहा है 3d सब शेल के अंदर आप पेयरिंग बताइए। इस d को अगर मैं बनाता हूँ यहाँ पर, d में बेटा 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन मुझे ड्रॉ करने हैं, 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज 6। तो हमारे पास जो है फर्स्ट जो है हमारे पास, ये हमारे पास बेटा पेयर हो गया, तो इसका मतलब हमारे पास डी में सिर्फ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो यहां हम लिखेंगे ओनली 1। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्केच द शेप ऑफ द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल इन द शेल विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2। ठीक है भाई, क्वांटम नंबर 2 पूछ रहा है बेटा। क्वांटम नंबर 2 का मतलब बेटा ये हो गया कि जो एनर्जी लेवल होते हैं उसके बारे में बेटा आपसे पूछ रहा है कि आपके पास अगर 2 हो तो उसमें सब एनर्जी लेवल कितने होंगे और उसमें लोवेस्ट एनर्जी का एनर्जी की जो बेटा शेप होगी वो कैसी होगी। तो मैं आपको समझाता हूँ बेटा, ये देखें ज़रा, अगर मैं लिखूँ 1s2, ये बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है। अगर मैं 2 लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 2s2, और s के अंदर सेकंड शेल के अंदर बेटा p सब एनर्जी भी लेवल भी होता है, ठीक है। आप इस 2 को इग्नोर कर दीजिएगा, अब सही है, 1s 2s 2p बेटा। इसके बाद फिर 3s 3p शुरू हो जाता है, लेकिन उसने क्या कहा है, उसने 2 तक पूछा है। तो 2 में आपको पता है बेटा s इज़ द लोवेस्ट एनर्जी, लोअर एनर्जी, और जो आपके पास p है बेटा वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल होता है बेटा p, ठीक है। तो उसने क्या पूछा सवाल में, उसने कहा है कि लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल की आप शेप बनाकर दिखाएं। तो लोवेस्ट का मीन हो गया बेटा s, और s की जो शेप होती है बेटा वो स्फेरिकल होती है, ठीक है, यू नो वेरी वेल। तो मैं यहाँ पर बनाने लगा हूँ स्फेरिकल शेप, ये हमारे पास बन गई बेटा s, ठीक है। कुछ बच्चे इसमें एक्सेस वगैरह बना लेते हैं बेटा, और अगर नहीं भी बनाएंगे तो कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा ये बात। नेक्स्ट पार्ट डी आपसे पूछ रहा है कि
complete the table 2.2 to show information about particles in one ion of iron 3 plus. ठीक है, आयरन का जो एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर जो होता है बेटा वो 26 होता है, ये ध्यान में रखिएगा. ठीक है, प्रोटॉन नंबर कभी भी चेंज नहीं होता. ठीक है, बिकॉज इट इज़ एन आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट. तो इलेक्ट्रॉन्स की बेटा बात करते हैं. इसमें पार्टिकल हमसे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपसे पूछ रहा है कितने होंगे. अब 26 है बेटा, अब 26 में से बेटा 3 निकल गए ना, मैं कह सकता हूँ 3 प्लस का मतलब 3 रिमूव हो गए. तो यहाँ पर 26 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास बेटा 23 बच जाएगा. ठीक है, अब ये कह रहा है 30 क्या चीज़ है. अब अगर मैं 56 में से 26 को बेटा माइनस कर दूं तो हमारे पास क्या बचेंगे, न्यूट्रॉन्स. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 30 हैं ये न्यूट्रॉन्स हैं. दिस इज कॉल्ड न्यूट्रॉन्स. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पार्ट ई. द एटॉमिक रेडियस ऑफ आयरन इज 1.26 इंटू 10⁻⁻10 मीटर. ठीक है, suggest the change of the radius if any after an iron atom react to produce iron 3 ion. explain your answer. अच्छा बेटा एक बात याद रखिएगा, ये जो एग्जामिनर ने आपको जो रेडियस बेटा मेजर करके दिया है ना, ये आपको जस्ट मतलब कंफ्यूज करने के लिए दिया है. इसका कोई काम नहीं है. आपके जो काम का जो क्वेश्चन है बेटा वो इसमें आपके पास ये वाला है. ठीक है, आपसे कह रहा है कि अगर आयरन इलेक्ट्रॉन 3 लूज करेगा तो उससे रेडियस पर क्या इफेक्ट होगा. चेंज टू द रेडियस आपसे पूछ रहा है बेटा. तो ऑब्वियस बात है भाई, अगर हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते तो प्रोटॉन तो हमारे पास वैसे के वैसे ही है, तो मैं कह दूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी. जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा जब इंक्रीज होगी तो रेडियस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. हमने पढ़ा था बेटा इनऑर्गेनिक के अंदर कि अगर हम लोग कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करें, इलेक्ट्रॉन कोई एटम गेन करे, सपोज एनाइन बन जाए, तो फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन होगी बेटा और उसकी वजह से रेडियस इंक्रीज होता है. लेकिन अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो उसकी वजह से फिर अट्रैक्शन इंक्रीज होती है. याद रखिएगा ये बात. ठीक है, और शील्डिंग वगैरह ऑब्वियस बात है बेटा, वो तो फिर और भी कम हो जाएंगी. तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे कि the radius decreases because nuclear force of attraction increases. ठीक है, 2 मार्क का था. तो आपने जो है एक रेडियस के बारे में बता दिया बेटा, चेंज इन रेडियस इसने पूछा था आपसे कि आप चेंज इन रेडियस बताएं, तो आपने बता दिया इसको. डिक्रीज होगा, फिर आपने बेटा उसका रीज़न बताया, बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस. बेटा अगर आप इसमें एक पॉइंट और अगर बेटा ऐड करना चाह रहे हैं तो फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि this is because an electron shell has been lost. ठीक है, आई होप बेटा आपको ये वाली बात बेटा समझ में आ गई होगी. चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3.
C3H6 reacts with HBr in an addition reaction. Define addition reaction. अच्छा, addition reaction का मतलब बेटा ये होता है कि अगर दो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करके एक सब्सटेंस बनाए या दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाए ना, तो उसको हम लोग कहते हैं एडिशन रिएक्शन बेटा। तो अल्कीन में क्या होते हैं हमारे पास, अल्कीन में हमारे पास बेटा एडिशन रिएक्शन होते हैं। तो हम लोग इसको बेटा लिखेंगे कैसे, हम इसको ऐसे लिखेंगे कि व्हेन टू और मोर when two or more reactants react together, react together and form only one product. This is called addition reaction. अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, कंप्लीट फिगर 3.1 टू शो द मैकेनिज्म फॉर द एडिशन रिएक्शन बिटवीन C3H6 and HBr to produce 2-bromopropane include charges, dipoles, lone pairs of electrons and curly arrows as appropriate. देखो बेटा, मैंने आपको क्लास में भी ये बात बताई थी कि एग्जामिनर बेटा कर्ली एरोज के मार्क्स देता है और वो बेटा चेक कर रहा होता है कि आप लोन पेयर किसके लिए बना रहे हैं, कर्ली एरोज बेटा कहाँ से कहाँ आ रहा है, और पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव चार्जेस बेटा जिसको हम लोग डाइपोल्स भी कहते हैं, वो आप किस किस पर बना रहे हैं। ये सारी चीज़ें बेटा पेपर में चेक होती हैं। अब इसके बेटा 4 मार्क्स है, तो इसका मतलब बेटा आपको एक एक मार्क बेटा सबका मिलेगा। ठीक है, चलें जी। अब 1 2 3 4 चेक करें बेटा, 4 पॉइंट्स हैं और चारों पॉइंट्स का बेटा आपको एक एक मार्क मिलेगा। तो इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले बेटा क्या होता है कि अल्कीन में जो डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होती है। तो जैसे ही बेटा HBr उसके करीब जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो होती है बेटा डबल बॉन्डेड कार्बन वो उसको पुश करती है, जिसकी वजह से HBr का जो बॉन्ड है वो हेट्रोलिटिकली ब्रेक हो जाता है। दो तरह की ब्रेकिंग होती है बेटा, एक हेट्रोलिटिक और एक होमोलिटिक। ठीक है, होमोलिटिक में क्या होता है, होमोलिटिक में हमारे पास रेडिकल्स बनते हैं और हेट्रोलिटिक में बेटा क्या होता है, हेट्रोलिटिक में हमारे पास आइंस बनते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह हमारे पास इस पर जो चार्ज आएगा हाइड्रोजन पर पार्शल पॉजिटिव, ये हो जाएगा पार्शल नेगेटिव। ठीक है, अब उसके बाद होता क्या है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन का बॉन्ड छीन कर उससे लेकर H के साथ बेटा बॉन्ड बनाता है, लाइक दिस 1 2। ये हमने वही वाला CH3 बनाया और ये मैंने H बनाया और मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक से बना देता हूँ। ये हम लोगों ने बेटा एक H लगा दिया इसके ऊपर। ठीक है, नो नेक्स्ट वाले पर आएगा, इधर मैंने इसको खाली छोड़ेंगे, एक मिनट, यस, इधर आएंगे H H, इधर आएंगे H। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों किया, आपने पढ़ा होगा बेटा मार्कोनी कोफ, उसने बेटा क्या कहा था कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बेटा वहाँ जाएगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑलरेडी हायर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा इस कार्बन पे देखो बेटा 2 H हैं, यहाँ पे देखो बेटा 1 H है, तो इसीलिए हम लोगों को जो H ऐड करना पड़ेगा वो हमें बेटा जिस पर ज़्यादा H होंगे वहाँ ऐड करना पड़ेगा। तो इसको मैं यहाँ ब्लैक से बना लेता हूँ ताकि आपको याद रहे। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास बेटा
इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब जो आपका जो ब्रोमीन है, ब्रोमाइड, उस पर नेगेटिव चार्ज है विद लोन पेयर है, ये आकर इस पर बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन के साथ, राइट। अब आपकी जो बेटा बनी है ना प्रोडक्ट, वो आपके पास बेटा ये बनी है, चेक करें आप, दिस वन, ये आपके पास बनी है प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि बी आर हमने कौन से कार्बन पे लगाया है, जिस कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, चेक करें, मिथाइल ग्रुप जिस कार्बन पे लगा हुआ है उसी कार्बन पे बेटा हम लोगों ने ब्रोमीन लगा दिया। आई होप आपको बेटा बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, आगे पढ़ते हैं। एक्सप्लेन वाई द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज 2 ब्रोमो प्रोपेन रादर देन 1 ब्रोमो प्रोपेन बेटा। अच्छा, हम लोगों ने कार्बोकेटाइन पढ़ा था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी बेटा, तो फिर मैंने आपको उनकी स्टेबिलिटी के बारे में बताया था कि टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इसलिए बना है बिकॉज दिस इज स्टेबल, स्टेबल कार्बोकेटाइन है, इसलिए बेटा ये बना हमारे पास। ठीक है, तो ऑर्गेनिक में बेटा कार्बन की बिल्कुल कोशिश यही होती है कि वो एक स्टेबल कंपाउंड बनाए। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बात को। तो इसको हम लोग बेटा लिखेंगे कैसे, अच्छा इसका जो नाम है इसको हम कहते हैं बेटा 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो मैं यहाँ पे इसका नाम लिख के इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि 2 ब्रोमो प्रोपेन comes from secondary कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अच्छा जी, और फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन आगे लिख देते हैं बेटा, विच इज more stable than primary carbocation एंड स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी कार्बोकेटाइन का एंड स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट बी देखिए, हाइड्रोजन एंड निकल आर एडेड टू अल्कीन एक्स, फिगर 3.2 शोज हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स चेंज विद टाइम। एक्स बेटा अल्कीन है, ठीक है, उसने बता दिया है अल्कीन हमारे पास एक्स है, और अल्कीन की जो कंसंट्रेशन है बेटा, अगर मैं ग्राफ देखूं तो बेटा चेक करें डिक्रीज हो रही है, अल्कीन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है बेटा, मुझे ग्राफ से देख के पता चल रहा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका। यूज फिगर 3.2 टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट इन दिस रिएक्शन, एक्सप्लेन योर आंसर। अच्छा भाई, इसने हमें हाइड्रोजन देखो नहीं दिया हुआ। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है कि जो रिएक्शन में बेटा कंज्यूम हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। अच्छा जी, अब यहां पर हमें हाइड्रोजन देखो गिवन नहीं है, इसने हमें अल्कीन की कॉन्सेंट्रेशन दिखाई हुई है, हाइड्रोजन हमारे पास नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि हाइड्रोजन कंज्यूम हो गई, पूरी की पूरी खत्म हो गई, और आपके पास जो अल्कीन है वो आपके पास बच गया। जो चीज बेटा बच जाए वो आपके पास एक्सेस में आती है। ठीक है, और किसी भी रिएक्शन के अंदर कभी भी दो रिएक्टेंट कभी भी बेटा एक्सेस में नहीं आ सकते। तो यहां पर हम लोग लिखने जा रहे हैं दिस इज के हाइड्रोजन गैस
is limiting because there is some concentration of X remains end of the रिएक्शन। बच गई बेटा आपके पास, तो इसलिए हमारे पास हाइड्रोजन गैस लिमिटिंग हो जाएगी। अब कह रहा है यूज फिगर 3.2 डिस्क्राइब हाउ द ग्रेडियंट चेंजेस एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, स्टेट व्हाट दिस शोज अबाउट द रेट ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। अच्छा भाई, अगर मैं ग्रेडियंट देखूंगा तो ग्रेडियंट हमारे पास बेटा डिक्रीज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। हमारे पास ग्रेडियंट बेटा रिड्यूस हो रहा है, तो इसी वजह से रेट भी हमारे पास बेटा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। हम लिख सकते हैं यहां पर कि द ग्रेडियंट reduces, therefore rate of reaction डिक्रीजेस बेटा। तो बेटा याद रखिएगा ये बात भी अपने पास कि हमारे पास जो है रेट ऑफ रिएक्शन बेटा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट सी। पार्ट सी में आपसे कह रहा है हाइड्रोकार्बन वाई कंटेन्स 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देयर आर नो अदर फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट, ठीक है। वाई रिएक्ट विद एन एक्सेस हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस हेक्सेन C6H14, ठीक है भाई। इसने आपको बेटा इंथाल्पी चेंज दे दी है, सबकी एनर्जीज आपको दे दी हैं बेटा। क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द इंथाल्पी चेंज पर मोल ऑफ C6H14, यानी कि एक मोल की निकालनी है आपको, प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन। एक मोल का मतलब बेटा ये हो गया कि ऑब्वियस बात है आपके पास एडिशन रिएक्शन होगा, क्योंकि उसने बता दिया है कि अल्कीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और आपके पास एडिशन रिएक्शन होगा, आपके पास एक बनेगी प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा जी, तो क्वेश्चन तो बेटा थोड़ा सा आसान तो है, लेकिन वर्किंग मुझे लग रहा है बेटा कि आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी। हाइड्रोकार्बन बाई कंटेन्स 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बेटा, 2 डबल बॉन्ड्स हैं, नो अदर फंक्शनल ग्रुप बेटा, तो C6H14, ठीक है। तो C6 है, तो मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ C6, दिस वन 1 2, बल्कि थोड़ा ऊपर करके लिखता हूँ ताकि हमें थोड़ी जगह मिल जाए। 1 2 3 4 5 6 6 हो गए। अच्छा जी, 2 डबल बॉन्ड है बेटा, तो एक बॉन्ड अगर मैं यहाँ लगा दूँ, एक अगर मैं यहाँ लगा दूँ, तो 2 डबल बॉन्ड हो जाएंगे, यस। बाकी हमने इस पर लगा दिए हैं हाइड्रोजन, दिस वन, कार्बन के हमने 4 4 बॉन्ड्स पूरे कर दिए बेटा, एंड एक इधर आएगा, ठीक है, ओके, यस। प्लस अब आप चेक करें कि मैं इसके साथ किसको रिएक्ट करवाऊंगा, हाइड्रोजन को, ठीक है। अब उसने कहा एक्सेस हाइड्रोजन बेटा, तो ऑब्वियस बात है ना कि 2 हाइड्रोजन एटम्स विल बी इक्वल टू 1 डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर बेटा कितने डबल बॉन्ड हैं, 2 है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के लेने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ 2 डबल बॉन्ड।
जब हम इसको एडिशन रिएक्शन करवाएंगे तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6। ओके, हमने हर एक कार्बन पर हाइड्रोजन लगा दिया बेटा। चेक करें ज़रा, दिस इज अल्कीन। ये बन गया हमारे पास C6H14 बेटा। ठीक है, चलें जी। अब हमारे पास रिएक्टेंट साइड पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बेटा इसने हमें दिया हुआ है, यानी कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें इसको बेटा। तो हमारे पास कितने हैं, 1 2 3, मतलब कार्बन विद कार्बन हमारे पास देखो 3 है, टोटल 3 है ना बेटा कार्बन विद कार्बन। तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं कि हम लोग ये कर लेते हैं कि हमने लिखा कार्बन विद कार्बन जो बॉन्ड है वो 3 है बेटा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। ठीक है, अच्छा जी। और इसी तरह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हमारे पास बेटा 2 है। ठीक है, तो हमने कार्बन विद कार्बन डबल बॉन्ड, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपने पेपर में बेटा नहीं करना है ऐसा, आप डायरेक्ट बेटा वैल्यूज लेकर क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, कार्बन विद हाइड्रोजन भी है हमारे पास, ठीक है ना, कार्बन विद हाइड्रोजन हमारे पास है दिस वन CH। अब ये कितने, अब अभी आपको बेटा काउंट करने पड़ेंगे कि ये हमारे पास टोटल कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है बेटा। तो हमें इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस इन्हीं की जगह पर बेटा आप एनर्जीज रखकर आप इनको बेटा मल्टीप्लाई कर दें। अगर मैं हाइड्रोजन की बेटा बात करूं HH की, तो HH इसने हमें बेटा दिया हुआ है 436, तो हम क्या करेंगे 436 इंटू 2 कर देंगे बेटा, 436 इंटू 2 करेंगे। ठीक है, अच्छा जी। तो मैं अब इसका काम करने जा रहा हूँ, राइट। बल्कि पहले मैं प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ। प्रोडक्ट में हमारे पास देखें बेटा सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है और हमारे पास बेटा कुछ भी नहीं है। कार्बन कार्बन भी है हमारे पास, 1 2 3 4 5, टोटल 5 है बेटा, 1 2 3 4 5। कार्बन विद कार्बन बॉन्ड हमारे पास 5 है बेटा, तो इसका मतलब 350 इंटू 5 करना पड़ेगा। 350 इंटू 5 यानी कि अगर मैं इसको लिखूं तो कार्बन विद कार्बन ये हो जाएगा इंटू 5। कार्बन विद हाइड्रोजन बेटा हमें गिनने पड़ेंगे दोबारा से, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 है बेटा, तो हमने इसको 14 पे कर दिया। अब आप इनकी बेटा वैल्यूज रख के ना आप क्या करेंगे, आप रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर देंगे बेटा। यानी कि हम लोग इंथाल्पी चेंज कैसे निकालेंगे, एनर्जी चेंज, इंथाल्पी चेंज बराबर होगा, रिएक्टेंट में से हम लोग हमेशा प्रोडक्ट को माइनस करते हैं, याद रखिएगा ये बात। अब मैं देखें, अगर मैं रिएक्टेंट की बेटा बात करूं तो रिएक्टेंट में हमारे पास बेटा जो कार्बन कार्बन है वो हमें 350 दिया हुआ है, दिस वन, सही है। और जो हमें बेटा कार्बन डबल बॉन्ड है वो हमें बेटा 610 दिया हुआ है, इसको करेंगे इंटू 3, इसको कर देंगे बेटा इंटू 2। और कार्बन हाइड्रोजन जो बेटा हमें दिया है 410, इसको मैं करूँगा बेटा इंटू 10। और सबको फिर हम लोग बेटा आपस में ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे, फिर इसमें से हम लोग प्रोडक्ट को हम लोग बेटा माइनस कर देंगे। मैं आपको यहाँ दिख करके दिखा देता हूँ, जैसे कितना था, 350 इंटू 3 था, राइट।
350 इंटू 3 और 610 इंटू 2 प्लस कर दें। अच्छा जी, और इसके बाद कार्बन हाइड्रोजन 410 था बेटा, 5 कर दें। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा रिएक्टेंट, याद रखिएगा ये आपके पास रिएक्टेंट आ जाएगा बेटा। अच्छा भाई, फिर आपने माइनस करना है सी सी जो आपके पास है 350 है। थ्री फिफ्टी इंटू 5 प्लस, और सी एच आपके पास है 410, तो हम लोग इसको करेंगे 410 इंटू 14 हो जाएगा बेटा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेटर में डालें, मीन्स दिस वन, दिस वन, आप रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को बेटा माइनस कर दें। ठीक है, कर देता हूँ मैं। यस, यस, तो ये आ रहा है -248। ठीक है, आई होप बेटा आपको ये बात समझ आ गई होगी। बहुत आसान क्वेश्चन था, ओ लेवल का था बेटा ये। ओ लेवल में हम लोग ऐसे ही काम करते हैं। वैसे एग्जामिनर एस के अंदर है साइकिल का सवाल देता है, लेकिन यहाँ पर इसने आज बेटा दिया नहीं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आपसे कह रहा है हाइड्रोकार्बन वाई रिएक्ट विद H2। ठीक है, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज ऑफ हाइड्रोजन एट टेम्परेचर T। ठीक है, एरिया A represent the number of molecules with energy greater than or equal to the activation energy A at temperature T। ठीक है, annotate figure 3.3 to show the effect of adding nickel to Y and hydrogen at temperature T बेटा। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये जो निकल है ना, ये निकल हम लोगों ने यूज़ किया है एज अ कैटालिस्ट बेटा। तो बोल्ट्जमैन के जो कर्व हमने बेटा बनाए थे, हमने दो तरह के बनाए थे बेटा, मैं आपको बताता हूँ। बोल्ट्जमैन का जो कर्व बनते हैं बेटा, अगर हम टेम्परेचर के लिए बनाते हैं तो जो एग्जामिनर ने बनाया होता है, हम उसी के ऊपर बेटा एक और बनाते हैं ग्राफ लाइक दिस, ऐसे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो जो हाइट होती है बेटा, उसको थोड़ा सा आगे करके डाउन कर देते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। लेकिन अगर हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं, बोल्ट्जमैन का कर्व बेटा फिर कैसे बनेगा, जो आपके पास बेटा मॉलिक्यूल्स होंगे ना बेटा, उन्हीं के बॉर्डर को हम लोग थोड़ा सा बेटा पीछे ले आएंगे लाइक दिस। ठीक है, तो ये हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं एक्टिवेशन एनर्जी के बॉर्डर को पीछे लेकर आ रहा हूं लाइक दिस, ई ए। अब ये जो हमारे पास कहलाएगा, ये कहलाएगा एरिया बी, क्योंकि इसने आगे बेटा बोला हुआ है एरिया बी। ठीक है, एरिया बी, ये हमारे पास आ जाएगा एरिया बी बेटा। और ये जो हमारे पास कहलाएगा, ये होगा विथ कैटलिस्ट।
इसको मैं मार्क कर देता हूं विद कैटालिस्ट, विद कैटालिस्ट। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है एरिया बी नॉट लेबल्ड ऑन फिगर 3.3 बेटा रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल एक्टिवेशन एनर्जी व्हेन निकल इज एडेड टू टेम्परेचर टी। बेटा हम लोग ऑलरेडी बेटा उसको मार्क कर चुके हैं एरिया बी को, ठीक है, हम लोग उसको ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं। स्टेट द डिफरेंस if any between areas A and B, explain the significance of your answer on the rate of hydrogenation of Y, give your answer in terms of collision। भाई आपको पता है कि अगर हम कैटलिस्ट बेटा ऐड करेंगे तो रेट ऑफ कोलिजन बेटा क्या होगा, बढ़ेगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बेटा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ कोलिजन बेटा क्या होगा हमारे पास, बढ़ेगा बेटा, और इसी वजह से हमारे पास बेटा पार्टिकल्स जो है बेटा उनका जो रेट होगा बेटा वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब ये कह रहा है कि कौन सा एरिया बड़ा है, तो बेटा याद रखिएगा कि हम लोग जो एरिया बेटा बनाते हैं ना वो थोड़ा सा इससे बेटा बड़ा होगा हमारे पास, हमने उसमें कैटलिस्ट यूज़ किया है। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं बेटा वो जो है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बेटा कन्वर्ट होने की कोशिश करते हैं। आई थिंक ये बेटा आपकी बात समझ में आ गई होगी, तो मैं इसको लिख लेता हूँ कि एरिया बी increases than A, then A ठीक है। अच्छा, उसने आपसे कहा है कि टेम्परेचर बढ़ाया है, ठीक है, तो हम इंक्रीजिंग टेम्परेचर increasing temperature will increase the effective collision of reactant particles, hence रेट इंक्रीजेस। आई होप बेटा आपकी बात समझ में आ गई होगी। पार्ट ई, पार्ट ई में कह रहा है कि अल्कीन जी कंटेन टू डबल बॉन्डेड कार्बन बॉन्ड्स, जी रिएक्ट विद एन एक्सेस ऑफ हॉट कंसनट्रेटेड एसिडिफाइड KMnO4 टू प्रोड्यूस ओनली CH3 COCH3 विच इज कीटोन। ये कीटोन है बेटा, कीटोन, और COOH ये आपके पास बेटा कार्बो ऑक्सैलिक एसिड है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है। ठीक है, सजेस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ जी बेटा। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ी थी अल्कीन की ऑक्सीडेशन बेटा, दो तरीकों से पढ़ी थी। अल्कीन की ऑक्सीडेशन में अगर हम लोग यूज करते हैं कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 तो वो हमारे पास अल्कोहल बनता है, ठीक है, डायोल जिसे कहते हैं। अगर हम लोग उसमें यूज करते हैं बेटा हॉट कंसनट्रेटेड KMnO4 तो फिर क्या होता है, फिर उसमें कंडीशंस में हम लोग बेटा अप्लाई करते हैं। मैं आपको समझाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये पढ़ा था कि आपके पास अगर सॉरी इसको मैं डबल बॉन्डेड कार्बन करता हूँ, अगर आपका डबल बॉन्डेड कार्बन बेटा पीछे किसी कार्बन के साथ अटैच ना हो
तो वो बनाएगा CO2 प्लस वाटर बेटा। ठीक है, ये चीज बेटा हम लोगों ने पढ़ी थी, राइट। तो CO2 प्लस वाटर का मतलब बेटा ये हो गया कि उसमें बेटा इस तरह कॉर्नर पे एक डबल बॉन्ड आएगा, कॉर्नर पे। ठीक है, और एक और कंडीशन हमने ये पढ़ी थी कि अगर हमारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन हो लाइक दिस, और उसके पीछे बेटा एक और कार्बन हो, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ से ब्रेक करूँगा तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन पीछे बेटा एक कार्बन से अटैच है ना, यस। तो ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन होगा ये बनाएगा COOH बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 COOH हैं। आप चेक करें बेटा, एक ये रहा एंड सेकंड वन ये रहा। इसका मतलब बेटा क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना कि उसमें आपके पास बेटा डबल बॉन्ड भी ऐसा है कि जो पीछे एक कार्बन से बेटा अटैच है। ठीक है, यानी कि दो डबल बॉन्ड है, पीछे एक कार्बन से बेटा अटैच है। मैं भी आपको बना के भी दिखाता हूँ। कीटोन कैसे बनता है हमारे पास, कीटोन के लिए बेटा हमने ये पढ़ा था कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन को हम अगर बेटा ब्रेक करेंगे और वो पीछे बेटा दो कार्बन के साथ अटैच हो, यानी कि अगर मैं इसको बेटा से ब्रेक करूंगा तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन एक इधर अटैच है एक इधर अटैच है, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये कार्बन कीटोन बनेगा। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि उस स्ट्रक्चर के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है, इस तरह का स्ट्रक्चर भी बेटा है उसका। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मेरी बात कि एक तो स्ट्रक्चर इस तरह का बनेगा, एक आपके पास इस तरह का बनेगा, एक आपके पास बेटा इस तरह का होना चाहिए उस स्ट्रक्चर के अंदर। तो देखिए बेटा बना के देखते हैं इसको, देखिए जरा चेक करें जरा इसको। थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको बेटा चाहिए होगी इसके लिए। तो मैं इसको बनाने लगा हूँ, मैं इसको बनाता हूँ, मैं इसको यहाँ बनाता हूँ। चेक कीजिएगा ज़रा, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसको भी चलें H3C कर देते हैं। अच्छा जी, तो अब आपके पास इसमें आपके पास इसमें एक तो बेटा ये बनेगा कीटोन, राइट। अब आप चेक करें ज़रा, हमने इसके साथ लगा दिया CH, इधर मैंने लगाया CH2 CH डबल बॉन्ड, और इधर मैं लगा देता हूँ CH2। वो स्ट्रक्चर ऐसा है। अब मुझे देखो बेटा कंफर्म करना है, अब मैं देखो इसको कंफर्म करता हूँ, देखें ज़रा चेक करें ज़रा। इसको अगर मैं यहाँ से बेटा ब्रेक करूँगा तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना ये मेरे पास यहाँ ऐसे बनेगा, CH3C कीटोन बनना चाहिए। क्यों कीटोन बनना चाहिए, क्योंकि ये डबल बॉन्डेड कार्बन पीछे 1 2 दो से बेटा अटैच है, एक बन गया कीटोन। ठीक है, अब इसको भी तो मैंने ब्रेक किया है, ये भी तो डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो ये पीछे एक कार्बन से अटैच है। चेक करें आप, तो ये वाला कार्बन बनाएगा COOH। तो बेटा ये देखिए यहाँ मैं बना रहा हूँ, हमने इधर बनाया COOH, इसके साथ था CH2, बनाता हूँ इसको CH2 बेटा। ये CH2 आपका ये रहा, और इस वाले कार्बन से आपका बन गया COOH। ठीक है, अब मैं इसको जब बेटा ब्रेक करूंगा तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन कहलाएगा, ये पीछे अटैच है एक कार्बन के साथ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले कार्बन को भी यहाँ पर COOH बनाना चाहिए इसके साथ। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर COOH लिख दिया। चेक करें बेटा, एक हमारे पास स्ट्रक्चर ये वाला बन गया, दिस वन, ये बनेगा। चलेंगे अब
अगर मैं इसको बेटा ब्रेक करता हूँ, इसको यहाँ से, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इसके साथ बेटा कोई कार्बन अटैच ही नहीं है। तो जिस कार्बन के साथ कोई भी कार्बन अटैच नहीं होगा वो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो कार्बन है ये रिस्पॉन्सिबल होगा CO2 एंड H2O, दिस वन बेटा। आई होप आपको बेटा बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब आप बेटा स्ट्रक्चर देख लें। हमारा जो स्ट्रक्चर है मेन वो बेटा ये है, जिसको इसने ऑक्सीडाइज करके ऊपर वाला स्ट्रक्चर बनाया था, जिसकी ये बात कर रहा था कि हमने एक स्ट्रक्चर को ऑक्सीडाइज किया है अल्कीन को, तो हमारे पास ये बना है बेटा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो है बेटा हमारे पास सवाल जो है वो बेटा ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है कि प्रोपेनोइक एसिड reacts with reducing agent Q to produce प्रोपेनॉल। ठीक है, एसिड से अल्कोहल की तरफ जा रहा है, तो दैट्स इस कॉल्ड के बेटा का मतलब ये हो गया कि अल्कोहल जो है रिड्यूस हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। तो इसने रिड्यूसिंग एजेंट बेटा यूज़ किया होगा। कैन आई सजेस्ट द फॉर्मूला ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट बेटा। या हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा विच इज़ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट बेटा LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कहते हैं उसको। अच्छा जी, अब नेक्स्ट थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमसे कह रहा है कि कंप्लीट द इक्वेशन टू शो द रिडक्शन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड प्रोपन-1-ol यूज H2 रिप्रेजेंट 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम Q। ठीक है भाई, इक्वेशन हमसे बनाने को कह रहा है प्रोपेनॉल, तो हम बना लेते हैं यहाँ पे CH3 CH2 CH2OH प्लस हमारे पास बनेगा वाटर। ठीक हो गया, आप इसको बैलेंस कर दें। अच्छा, अगर मैं इसको बेटा बैलेंस करूँगा ना तो हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास बैलेंस होनी चाहिए। तो हाइड्रोजन के लिए बेटा 3 2 5 6, 3 2 5 6 9 10। ठीक है, इधर बेटा 4 लगाएंगे तो हाइड्रोजन हमारे बैलेंस हो गए। ठीक है, पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी कह रहा है प्रोपन-1-ol इज कन्वर्टेड टू कंपाउंड टी इन 3 स्टेप सिंथेसिस। ठीक है, इन स्टेप 1 थायोनाइल क्लोराइड कहते हैं इसको बेटा, SOCl2 सल्फर डाइक्लोराइड, ठीक है, इज एडेड टू प्रोपन-1-ol टू प्रोड्यूस कंपाउंड E। अच्छा जी, SOCl2 बेटा आपको याद होगा कि हमने जब बेटा डाला था अल्कोहल के अंदर तो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ था। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ था बेटा, और उसमें हमारे पास बेटा अल्कोहल बना था। अगर आपको याद हो तो मैं इसकी इक्वेशन यहाँ बना के आपको कुछ याद दिलाता हूँ। कहाँ बनाऊँ, यहाँ बनाता हूँ। जैसे CH3 ये प्रोपन-1-ol है, CH2 CH2OH प्लस SOCl2, ये हमारे पास बनाएगा CH3 CH2 CH2Cl। ठीक है, और प्लस हमारे पास बनेगा इसमें बेटा HCl
प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये बनती है हमारे पास, प्लस HCl, और प्लस बनेगी सल्फर डाइऑक्साइड गैस, SO2 बनेगी हमारे पास। 1 मिनट, शायद कोई प्रॉब्लम आ गई है। है? अच्छा जी, तो ये हमारे पास बनता है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है हमारे पास, यानी कि हमारे पास अल्कोहल से क्लोराइड बनता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इन स्टेप 2। अच्छा, ये हमारे पास बन गया बेटा ई कंपाउंड बन गया हमारे पास, ये दिस इज कंपाउंड ई, ये वाला। इन स्टेप 2 ई रिएक्ट विद सुटेबल रिएजेंट टू प्रोड्यूस ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल। अच्छा, व्हाट इज नाइट्राइल? नाइट्राइल क्या होता है बेटा? मैंने बताया था, नाइट्राइल मीन्स बेटा ऐसे कंपाउंड विच कंटेन साइनाइड ग्रुप, CN ग्रुप, उसको हम लोग कहते हैं नाइट्राइल बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है। अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड को अगर हम लोग बेटा रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, पोटाशियम साइनाइड के साथ या सोडियम साइनाइड के साथ बेटा, तो हमारे पास नाइट्राइल बनता है, ठीक है। और फिर अगर हम उस नाइट्राइल की अगर हम लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो फिर हमारे पास कार्बो ऑक्सैलिक एसिड बनता है बेटा, ठीक है, याद रखिएगा ये बात। अच्छा, ये जो हमारे पास बेटा जो रिएक्शन मैंने आपको कराया है अल्कोहल का, ये मैंने आपको कराया है SOCl2 के साथ मैंने कराया है, राइट। यही वाला जो रिएक्शन है, यही वाला बेटा, ये मतलब अल्कोहल का जो रिएक्शन होता है बेटा, ये दूसरे रिएजेंट के साथ, ये बेटा मैंने आपको क्लास में कराए हुए हैं। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ बेटा, कि अगर हम इस अल्कोहल को, यानी कि अगर हम लेते हैं C2H5OH, ऊपर हमने कराया SOCl2 के साथ, ठीक है, तो यहाँ पर हम करा रहे हैं PCl5 के साथ बेटा, ठीक है। SOCl2 के साथ मैंने कराया, अब मैं करा रहा हूँ PCl5 के साथ, तो हमारे पास बनता है C2H5Cl प्लस HCl प्लस POCl3 बनता है बेटा। ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी बेटा, याद रखिएगा, एक्स्ट्रा नॉलेज। अच्छा जी, अगर हम इसी अल्कोहल को बेटा कंडीशन दोबारा चेंज कर दें, यानी कि C2H5OH, और अगर मैं इसको लिखता हूँ फॉस्फाइन के साथ बेटा, PI3 बोलते हैं इसको, तो हमारे पास बनेगा C2H5I प्लस H3PO4 बनेगा बेटा, ठीक है। इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो आप इधर 3 लगा दें, इधर 3 लगा दें, आई थिंक कि आपकी इक्वेशन बेटा बैलेंस होगी। यस, बैलेंस। आई होप बेटा आपकी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा जी, तो कुछ रिएक्शन बेटा ये भी हैं अल्कोहल के, याद रखिएगा। अब स्टेप 2 में बेटा क्या कह रहा है, इस आपने जो बेटा अल्काइल हैलाइड बना दिया, अब कह रहा है उस अल्काइल हैलाइड को हमने रिएक्ट करवा दिया सूटेबल एजेंट के साथ टू प्रोड्यूस ब्यूटेन नाइट्राइल बेटा। ब्यूट का मतलब होता है बेटा 4 कार्बन, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास बेटा कितने कार्बन आएंगे? 4 कार्बन आने चाहिए, यानी कि CH3 CH2 CN, दिस इज ब्यूटेन नाइट्राइल बेटा, ठीक है। किससे बना?
इस ई से बनाया हम लोगों ने, इससे बेटा आप चेक करें, पहले हमने OH को हटा के Cl लगाया, फिर हमने Cl को हटा के बेटा साइनाइड लगा दिया। हमने एक और बात पढ़ी थी नाइट्राइल में कि नाइट्राइल के रिएक्शन हम लोग इसलिए कराते हैं टू एक्सटेंड द लेंथ ऑफ कार्बन चेन। ठीक है, लाइन हम लोग इसलिए बेटा इसके रिएक्शन करवाते हैं नाइट्राइल के, तो याद रखिएगा। इसमें अगर आप चेक करें बेटा, इसमें हमारे पास कार्बन कितने थे, 3 थे। अल्काइल हैलाइड में हमारे पास टोटल 3 कार्बन है, जबकि हमारे पास नाइट्राइल में बेटा 4 कार्बन हो चुके हैं, तो हमारी कार्बन की जो चेन लेंथ है वो इंक्रीज हो गई है, राइट। अच्छा जी, अब थर्ड में कह रहा है इन स्टेप 3 ब्यूटेन नाइट्राइल इज हीटेड विद NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसने भी रिएक्ट करवा दिया उसको। तो हमारे पास बेटा अब ये जो ब्यूटेन नाइट्राइल है ना, इसकी इसने करवा दी अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो हमारे पास जब ये अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हमारे पास जब होगी, तो हमारे पास बेटा फिर क्या बनेगा, फिर हमारे पास बेटा ये बनता है आपका सोडियम प्रोपानोएट। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इस CN को हटाकर इसकी जगह पर बेटा हम लोग लगा देंगे सोडियम, और ये हमारे पास बेटा वो बन जाएगा, क्या कहते हैं, CH3CH2Na। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है इसके, अब बेटा इसके क्वेश्चंस पढ़ते हैं, राइट। तो हम लोगों ने अपनी वर्किंग की, जो हमारा रिवीजन वाला टॉपिक था बेटा हमने रिवाइज कर लिया। पार्ट 1 कह रहा है नेम द टाइप ऑफ द रिएक्शन दैट अकर्स इन स्टेप 1। स्टेप 1 में हमारे पास बेटा इसने SOCl2 ऐड किया प्रोपानॉल में, प्रोड्यूस कर दिया E। तो बेटा चेक करें कि हमारे पास OH से Cl आ गया, OH इज ऑल्सो न्यूक्लियोफाइल एंड Cl इज ऑल्सो न्यूक्लियोफाइल बेटा। तो मैं कह सकता हूँ ना सब्स्टिट्यूट किया है इसने, तो आप यहाँ पर लिख दें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा, आइडेंटिफाई द रिएजेंट एंड कंडीशन रिक्वायर्ड इन स्टेप 2। स्टेप 2 में कह रहा है कि आप कंडीशन बताइए। अभी मैंने बताया था बेटा कि हम लोग जो है इसमें पोटाशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड से हम बेटा रिएक्ट करवाते हैं अल्काइल हैलाइड को, तो हमारे पास बेटा CN बनता है। और कंडीशन में हम लोग बेटा ये रखते हैं कि इथानॉलिक सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सॉरी पोटाशियम साइनाइड, इथानॉलिक पोटाशियम साइनाइड हम यूज करते हैं। ठीक है, और हम लोग उसके बाद हीट देते हैं, अल्कोहल यूज करते हैं बेसिकली। तो अल्कोहल को बेटा मैं लिख रहा हूं इथानॉलिक, इथानॉलिक पोटाशियम साइनाइड एंड हीट। आगे चलें, कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन फॉर द कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन टू डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ ब्यूटेन नाइट्राइल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन स्टेप 3। अच्छा भाई, तो हमें बेटा इसमें करना है ब्यूटेन नाइट्राइल को रिएक्ट करवाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो दिस वन इज ब्यूटेन नाइट्राइल बेटा, ये वाला। ये ब्यूटेन नाइट्राइल है, राइट। अच्छा जी, इक्वेशन बनाते हैं इसकी। हम इसके लिए लिखेंगे CH3 CH2 CH2 CN, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करानी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे NaOH प्लस, या तो एक्वस लिख दें या साथ में प्लस H2O लिख दें बेटा, चलेगा। अच्छा जी, अब ये आपके पास बनेगा CH3 CH2 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 COONA, और साथ में आपके पास ये बनेगा
अमोनिया NH3 बना दें, NH3, ठीक है। कुछ बुक्स में बेटा अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाया हुआ है साथ में, तो भी चलेगा, ठीक है। या तो आप इस सॉल्ट के साथ आप यहाँ पर अमोनिया लिख दें, NH3 लिख दें बेटा, या तो आप इसके साथ आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिख दें, बात एक ही है। अच्छा जी, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर्स इन स्टेप 3। स्टेप 3 कहाँ गया भाई? टाइप ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है बेटा, इसी का भाई हमने लिखा हुआ है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। आई होप बेटा आपको ये बात समझ आ गई होगी लेक्चर में पूरी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब आपसे कह रहा है कंपाउंड A, B and C belong to the alcohol homologous series. Each molecule of A, B and C contains 4 saturated carbon atoms, ठीक है। Identify the type of hybridization shown in the saturated carbon atoms or of all alcohols बेटा। अच्छा जी, अल्कोहल में जो है बेटा सारे के सारे सेचूरेटेड है, मीन सारे के सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास बेटा पाई बॉन्ड ना हो, नो पाई बॉन्ड, तो बेटा उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास होती है कार्बन में, दिस इज sp3, sp3 होती है बेटा, ठीक है। अच्छा जी, आइडेंटिफाई द गैस प्रोड्यूस व्हेन सोडियम इज एडेड टू सेपरेट सैंपल ऑफ ईच अल्कोहल। भाई अगर आप अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जैसे CH3OH मैंने लिया, सोडियम ले लिया, तो ये जो सोडियम है ना, ये इस H को बेटा रिप्लेस करेगा और इसको सॉल्यूशन में निकालेगा, यानी कि गैस रिलीज होगी, ये बनेगा CH3ONA प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी बेटा। तो गैस का नाम पूछा तो गैस में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हाइड्रोजन गैस, ठीक है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ Na व्हेन इट रिएक्ट विद अल्कोहल बेटा। अच्छा, आप चेक करें कि सोडियम पे बेटा चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर जो सोडियम पे जो बेटा चार्ज है वो पॉजिटिव आ जाता है, यानी कि सोडियम जो है बेटा वो यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो गया है। तो जो चीज़ ऑक्सीडाइज हो जाए उसको हम लोग बेटा कौन सा एजेंट बोलते हैं? उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसको हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आपसे कह रहा है पार्ट डी, कंपाउंड ABC है बेटा, हीट अंडर रिफ्लक्स, ठीक है, विथ पोटाशियम डाइक्रोमेट 6, वार्म विद अल्कलाइन आयोडीन बेटा, ठीक है। ये आपके पास कार्बोनाइल का टेस्ट है, मिथाइल आयोडाइड, अगर आपको याद हो मिथाइल आयोडाइड कार्बोनाइल कंपाउंड्स का टेस्ट होता है बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन का। अच्छा जी, अब आपके पास बेटा बेटा जहन में रखिएगा कि कंपाउंड ABC जो है बेटा वो अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और हर अल्कोहल के अंदर बेटा कितने कार्बन हैं? 4 कार्बन एटम्स हैं बेटा। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, कंटेन्स 4 कार्बन एटम्स, 4 कार्बन है बेटा, ठीक है। याद रखिएगा ये बात कि आपके पास कितने कार्बन है? 4 कार्बन। चलें जी, पार्ट ए कह रहा है उसने उसको हीट किया और कह रहा है रिमेन्स ऑरेंज रहा, मीन्स कि आपके जो अल्कोहल है बेटा वो ऑक्सीडाइज नहीं हुआ। K2Cl2O7 क्या चीज़ है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब बेटा ये होगा कि आपका जो अल्कोहल है वो टर्शरी है, आपका अल्कोहल टर्शरी अल्कोहल है बेटा, याद रखिएगा ये बात। अच्छा, इधर से लिखा हुआ है नो विजिबल रेंज, मतलब मिथाइल आयोडाइड का जो बेटा टेस्ट है वो मैंने बताया था किस किस के साथ पॉजिटिव आता है। नंबर 1 इथानॉल, ठीक है, कीटोन मिथाइल कीटोन के साथ बेटा पॉजिटिव आएगा, ठीक है, और इथानॉल के साथ बेटा पॉजिटिव आएगा। और ऐसे अल्कोहल के जिनके कॉर्नर पर CH3 हो, यानी कि मैं आपसे बेटा ये कहना चाह रहा हूं, ऐसे अल्कोहल CH3, ये हमने बेटा OH लगा दिया और ये मैंने H लिखा और ये लगा दिया बेटा। तो ऐसे अल्कोहल OH कि जो जिस कार्बन से अटैच होगा उस कार्बन के साथ अगर मिथाइल लगा होगा ना बेटा तो वो पॉजिटिव देगा, वो पॉजिटिव देगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें
जो अल्कोहल है बेटा वो ये वाला नहीं है, नहीं है। इसका मतलब इसमें जो अल्कोहल है बेटा वो कौन सा है, वो टर्शरी है। टर्शरी का मतलब बेटा 3 डिग्री है। तो मैं यहाँ बना सकता हूँ टर्शरी अल्कोहल। ये देखिए ज़रा, हमने लिखा CH3C, ये हमने लिखा CH3, दिस वन CH3, ये हमने लिख दिया OH। अब आप बेटा चेक करें इस पर, अल्कलाइन आयोडीन बेटा इसका टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा और ये बेटा ऑक्सीडाइज भी नहीं हो सकता। पार्ट बी की बात करते हैं। कह रहा है ऑरेंज टू ग्रीन हो गया, मीन्स कि बेटा ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं बेटा नो विजिबल चेंज। तो मतलब अब आपने बेटा अल्कोहल ऐसा बनाना है कि जो बेटा ऐसा ना हो। सही है, अल्कोहल ऐसा ना हो, एक तो ऐसा ना हो और एक फिर बेटा ऐसा भी ना हो। क्यों? ये वाला जो है ये ऑक्सीडाइज नहीं होता, जबकि यहाँ पर इसने ऑक्सीडाइज कर दिया है, क्योंकि कलर चेंज हो गया ऑरेंज टू ग्रीन, तो मीन्स ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये तो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए। वहां पर वो कह रहा है कि नो विजिबल चेंज, आयोडीन के साथ टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये तो टेस्ट पॉजिटिव देता है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप जरा सोचें कि हमारे पास इसमें कौन सा ऐसा हो सकता है बेटा। तो मैं आपको देखो यहाँ बना के दिखाता हूँ। एक तो बेटा पॉसिबिलिटी हमारे पास ये हो सकती है कि मैं यहाँ पर ब्यूटानॉल बना दूँ, यानी कि CH3 CH2OH, राइट। एक तो मैंने बेटा ये बना दिया। दूसरा हमारे पास बेटा एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। यस, कौन सी हो सकती है बेटा, कि अगर मैं ये वाला बना दूँ CH3CH और इधर मैंने कर दिया CH3 और ये मैंने कर दिया CH2OH। अब आप चेक करें, एक पॉसिबिलिटी ये है, एक पॉसिबिलिटी ये है, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा हमारे पास। ठीक है, अब कह रहा है डिड्यूस अ पॉसिबल नेम, ठीक है, फॉर बी बेटा। अब बेटा हमने स्ट्रक्चर देखो बना दिया। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर देखकर उसका नाम भी बता सकते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटानॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपानॉल। ब्यूटानॉल या 2 मिथाइल हमारे पास ये हो जाएगा बेटा प्रोपानॉल। 2 मिथाइल प्रोपानॉल। अच्छा भाई, अब कह रहे हैं डिड्यूस द आइडेंटिटी ऑफ सी। अच्छा भाई, अब देखें बेटा ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और ये भी दे रहा है, तो इसको अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं इसको दिस वन चेक करें ज़रा, ये हमारे पास देखो बन सकता है बेटा। अल्कलाइन आयोडीन या मिथाइल कीटोन बेटा ऐसे को पॉजिटिव देगा जो हमने बेटा टॉप पे बनाया था, दिस वन, ये हमें पॉजिटिव देगा देगा। और ये आपका अल्कोहल बेटा ऑक्सीडाइज भी हो सकता है। क्यों ऑक्सीडाइज हो सकता है, बिकॉज दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, टर्शरी नहीं हो सकते बेटा। तो ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है बेटा। OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन पीछे 2 कार्बन से अटैच है, तो हमारे पास यहाँ पर हम लिखेंगे ब्यूटन टू ऑल बेटा। आई होप आपको बेटा बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है, डिड्यूस द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ विटामिन सी। आपसे कह रहे बेटा विटामिन सी के बारे में बताइए। फार्मूला पूछ रहा है एम्पेरिकल। सबसे पहले बेटा आप इसका मॉलिक्यूलर निकाल लें। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर निकालूँ तो ये हो जाएगा C6H8O6, ये मॉलिक्यूलर हो गया। सही है,
मैंने सारे कार्बन बेटा गिन के बेटा लिख दिए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन है बेटा। ठीक है, बाकी जो है बेटा आप हाइड्रोजन काउंट कर लें। अच्छा जी, यहाँ पर आपके पास कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा, इधर एक आएगा, इधर भी एक आएगा, इधर दो आएंगे। तो ये टोटल कितने हो गए? 2 2 4 5 6 7 8, टोटल 8 हो गया बेटा। ठीक है, चलें जी, एम्पेरिकल पूछ रहे बेटा, आप इसी में रेशो निकाल दो, यानी कि C3H4O3, राइट, हो गया हमारे पास। पार्ट बी देखिए बेटा, पार्ट बी में हमसे कह रहा है कि द मास ऑफ विटामिन सी प्रेजेंट 150 ग्राम्स ऑफ लेमन इज फाउंड इन एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, स्टेज 1, ऑल द विटामिन सी इन 150.0 grams of lemon is extracted and dissolved in water to make 100 cm cube of solution L. ठीक है, stage 2, a 25 cm cube sample of solution L is titrated with 5.00 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर डीएम क्यूब आयोडीन बेटा। ये आपके पास कॉन्सेंट्रेशन आ गई है। ठीक है, जबकि जो वॉल्यूम है ये आयोडीन का नहीं है, ये वॉल्यूम बेटा सॉल्यूशन एल का है। अच्छा जी, ये इसने आपको इक्वेशन दे दी है पूरी बना के, दिस इज विटामिन सी और दिस इज आयोडीन बेटा। ठीक है, अब कह रहा है एग्जैक्टली 36.65 सीएम क्यूब ऑफ आयोडीन रिएक्ट्स विद द 25 सीएम क्यूब ऑफ सैंपल ऑफ सॉल्यूशन एल। ठीक है, MR vitamin C is 176. Calculate the amount in moles of iodine added in the titration. अच्छा जी, इसने जो L था सॉल्यूशन L, इसने ये लिया 25। ठीक है, इसने सॉल्यूशन L 25 लिया, उस सॉल्यूशन L में इसने 36.65 सीएम क्यूब आयोडीन डाला। इसने उस 25 में 36.65 सेंटीमीटर क्यूब आयोडीन को ऐड किया, और उस आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी? 5 इंटू 10 की पावर -3 बेटा। क्या पूछ रहा है? मोल पूछ रहा है। आप देखें, पढ़ चुके हैं आप लोग, N इज इक्वल टू C इंटू वी होता है। ठीक है, N इज इक्वल टू, हमें इसने दिए हुए हैं वॉल्यूम दिया हुआ है बेटा, लेकिन वॉल्यूम पहले मैं डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे बेटा, इसको मैंने डिवाइड बाय 1000 कर देना है। ठीक है, तो हमने लिखा 5.00, या 5 भी लिखेंगे तो चलेगा, माइनस इंटू 3 ठीक हो गया, 0.03665। इसको आप जब बेटा मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है 1.8325 इंटू 10 रेज टू पावर -4 बेटा। 1 मार्क का था ये।